सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नन्नी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में आया है। द क्वेश्चन इज़ नेचर और स्कोप बताना है आपको। ये जो है आपको अलग अलग भी आ सकता है क्वेश्चन कि केवल नेचर बताइए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का या फिर केवल स्कोप बताइए, जो कि शॉर्ट नोट में आते हैं। अदरवाइज़ आपको दोनों ही आएंगे जो कि पूरे 10 मार्क्स के आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम परिचय और एट द एंड आप लोगों को जो है निष्कर्ष लिखना है। ओके, तो परिचय। इससे पहले कि हम गहराई से जाएं, आइए स्पष्ट करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। यह राजनीति विज्ञान के मुख्य क्षेत्र में से एक है। साथ ही इसमें राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी शामिल है। यानी कि जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है वह किसका पार्ट है? ये है पॉलिटिकल साइंस का और साथ में पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें ये शामिल होता है। तुलनात्मक राजनीति। नाउ विशेषज्ञ तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की। पहले हैं जीन ब्लॉन्डेल, जिन्होंने 1999 में कहा कि इसमें एक ही समय में या एक के बाद एक, दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों को देखना शामिल होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स वही है जब हम किसी भी पॉलिटिक्स को एक ही टाइम में या फिर बारी बारी देखते हैं। नाउ हैग, हैरोप और मैक कॉमरिक, जिन्होंने 2016 में जो है डेफिनेशन दी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की, तो इन्होंने कहा कि इसे विभिन्न देशों में सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थित अध्ययन मानते हैं ताकि उनकी समानताओं और असमानताओं का पता लगाकर उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सके। यानी कि इन्होंने कहा कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के दौरान हम जो है सरकार और उसकी राजनीति और साथ में उसकी पॉलिसीज़ जो होती हैं उसको देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि समान है या असमान है। हालांकि तुलनात्मक राजनीति केवल समानता और असमानताओं को पहचानने से कहीं आगे है। जैसा कि मोहंती, जिन्होंने 1975 में बताया कि यह हमें चीज़ों के आपस में जुड़े होने की बड़ी तस्वीर के भीतर राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करती है। यह हमें राजनीतिक स्थितियों को अधिक गहराई से समझने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस अध्याय के मुख्य उद्देश्य 3 बातें करना है, यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के 3 एम्स हैं। तो पहला है तुलनात्मक राजनीति को समझना, और दूसरा है हम तुलना क्यों करें और कैसे करें, और तीसरा है यूरोप केंद्रितता की समस्या पर बात, यानी कि ये यूरोसेंट्रिज्म। ओके, यह राजनीतिक अध्ययनों में यूरोप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के मुद्दे पर चर्चा करेगा और इसके समाधान सुझाएगा। यानी कि जो है वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा फोकस करेगा और इसको सुधारने के हमें समाधान भी मिलेंगे। नाउ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और दायरा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा। सो गाइज, इसको डेफिनेटली रीड करके जाइएगा। तो तुलनात्मक राजनीति अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने के बारे में है, लेकिन हम वास्तव में किन चीज़ों की तुलना करें? हम ऐसी चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते हैं जो पूरी तरह से अलग हो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। और हम ऐसी चीज़ों की भी तुलना नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल एक जैसी हों, क्योंकि उनसे कुछ भी नया सीखने को मिलेगा ही नहीं। तो मुख्य बात क्या है कि कार्यात्मक समानता, यानी कि हमें जो है फंक्शनल इक्विवेलेंस के थ्रू करना चाहिए तुलना। तो इसका क्या मतलब है कार्यात्मक समानता का? यानी कि अलग अलग चीज़ें एक ही काम कर सकती हैं और एक चीज़ कई अलग अलग काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दो अलग अलग देशों में कानून बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य प्राप्त करना उनका एक ही है। और दूसरा उदाहरण है कि किसी देश में सेना केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि वे आपदा से भी बचाता है। नाउ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो तुलनात्मक राजनीति का नेचर क्या है? जैसा कि डैनियल कारामणी ने समझाया कि तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करती है या मुख्य केंद्र बिंदु है, क्योंकि वे ग्लोबल राजनीति में महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि यह यही नहीं रुकता है, यानी कि यहीं तक नहीं सीमित होता है। तुलनात्मक राजनीति इन पर भी गौर करता है, कहाँ कहाँ पर कि देश के हिस्सों पे, जैसे कि भारत के अंदर कोई राज्य है और उसके क्षेत्र हैं, उसमें कंपैरिजन करना, उन और देशों के समूह, यानी कि जैसे पश्चिम एशिया हो गया, जैसे कि क्षेत्र उनके, और पुराने साम्राज्य जैसे रोमन ऑटोमन हो गए, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया या फिर नाटो हो गया, इनका कंपैरिजन करना। विभिन्न देशों की राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं, इसको कंपेयर करना, और उनकी चुनाव प्रणालियां कैसी है, इसको कंपेयर करना, और उनकी सरकारी संस्थाओं का ढांचा कैसा है, यहाँ तक कि उनकी नीतियाँ पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके कंपेयर करना। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो तुलनात्मक राजनीति यह तुलना करती है कि विभिन्न समाजों में राजनीति कैसे काम करती है, चाहे वह व्यक्तिगत देशों के भीतर हो या उससे बाहर। यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक कार्यों, प्रक्रियाओं और शक्ति को देखती है। ओके, नाउ एकल देशों का अध्ययन, यानी कि कोई सिंगल कंट्री हो और उसमें अध्ययन करना हो वहाँ की पॉलिटिक्स का। तो यह एक शुरुआती तरीका था जहाँ विद्वान, खासकर अमेरिकी जो विद्वान थे, उन्होंने अमेरिका के बाहर जाकर राजनीतिक प्रणालियों के बारे में जानने का अध्ययन केंद्रित किया। वे अक्सर इन विदेशी देशों का विस्तार से अध्ययन करते थे, लेकिन कभी कभी सीधे तुलना किए बिना अलग थलग तरीके से इनका जो है कंपैरिजन कर देते थे। हालांकि इनकी आलोचना की गई है कि हम हमेशा सीधी तुलना नहीं करते हैं, फिर भी तुलनात्मक राजनीति में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि इन व्यक्तिगत देशों के विस्तृत अध्ययनों से मिली है। नाउ तुलनात्मक राजनीति को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे कि इसको जो है किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। जैसे कि यूरो केंद्रिता, यूरोसेंट्रिज्म, इसकी अक्सर पश्चिम देशों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। ओके, यह मान लेने के लिए आलोचना की जाती थी कि राजनीतिक प्रणालियाँ सबसे अच्छी हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है सबसे अच्छा है, और केवल उसी की जो है पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि हम बनाम वे, यानी कि अस वर्सेस देम की जो है मेंटेलिटी रखी जाती थी, जहाँ पे जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा श्रेष्ठ समझा जाता था। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। यह अक्सर किसी एक देश का बस विस्तार से वर्णन करती थी, एक ही देश का केवल, बिना उसकी दूसरे देशों से वास्तविक तुलना किए बिना कि दूसरा भी अच्छा हो सकता है उसके सामने। इसके अलावा इसका दायरा भी सीमित था। यह ज़्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देशों पर भी ध्यान केंद्रित करती थी, जिससे सरकार के अन्य प्रकारों की अपेक्षा होती थी और यह क्षेत्र कम व्यापक बन जाता था। ओके, अन्य कमियां और बाद की आलोचनाएं। शुरुआती तुलनात्मक राजनीति की एक और कमी यह थी कि यह बहुत स्थिर थी। आलोचकों का कहना था कि यह इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है कि राजनीतिक प्रणाली समय के साथ कैसे बदलती और विकसित होती है। यह अक्सर एक ही मामले पर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहती थी। यह अलग अलग यह केवल अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करती थी, जिससे ऐसे सामान्य सिद्धांत विकसित करना मुश्किल हो जाता था जिन्हें विभिन्न मामलों पर लागू किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि हम राजनीति की तुलना क्यों करें। तुलना करना एक ऐसी चीज़ है जो कि हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, जैसे कि हम कपड़ों की तुलना करते हैं कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं, और हम जो है पढ़ाई की तुलना करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा इंटरेस्टिंग है। राजनीति में इसी तरीके से हम तुलना करते हैं, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि क्योंकि यह हमें विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और प्रणालियों को समझने, उनके बीच के अंतरों को देखने और उनका मूल्यांकन करने में मदद करती हैं। यानी कि जब हम किसी पॉलिटिक्स की तुलना करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि किसकी पॉलिसी अच्छी है, किसका जो है अच्छे से लॉ चल रहा है। टोड लैंडमैन राजनीति में तुलना करने के 4 मुख्य कारण बताते हैं कि हमें जो है क्यों तुलना करनी चाहिए। पहला उन्होंने बताया कि कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी कि संदर्भ आधारित विवरण। दूसरा बताया इन्होंने वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तीसरा बताया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि परिकल्पना परीक्षण। और चौथा लास्ट बताया इन्होंने प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी। तो पहला था हमारा कि संदर्भ
आधारित विवरण। यह राजनीति वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि दूसरे देश कैसे हैं। इसमें किसी खास देश या देशों के विभिन्न समूह में होने वाली राजनीतिक घटनाओं और प्रणालियों का वर्णन किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ एक देश का अध्ययन करना सच्ची तुलना नहीं है, लेकिन किसी एक प्रणाली जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली में गहराई से जाने से उसके फायदे और नुकसान की जानकारी मिलती है। यह इस जानकारी का उपयोग फिर अन्य समान प्रणालियों का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। इसमें जानकारी को सरल बनाना होता है। क्लासिफिकेशन वही होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठे कर लेते हैं, या तो वो अलग अलग हो या तो सेम चीज़ हो, और फिर जो है उसका वर्गीकरण करते हैं, उसे अलग अलग छांटते हैं, है ना। तो इसमें जानकारी को सरल बनाना और व्यवस्थित करना शामिल होता है। हम समान चीज़ों को एक साथ समूहित करते हैं, भले ही वे बिल्कुल एक जैसी ना हो। उदाहरण के लिए संसदीय प्रणाली वाले देश और अध्यक्षीय प्रणाली वाले देश के नियम अलग अलग होते, लेकिन दोनों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे राजनीति की जटिल दुनिया को समझना आसान हो जाता है। अब है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वर्गीकरण और वर्णन के बाद अगला कदम होता है कि चीज़ें वैसी क्यों हैं और जैसी वे हैं, इससे बेहतर सिद्धांत बनाने के लिए विचार का परीक्षण करना शामिल होता है। देशों की तुलना करना। हम देख सकते हैं कि विभिन्न कारक एक दूसरे से कैसे संबंधित है, जिसमें हमें अधिक जानकारी मिलती है और मजबूत स्पष्टीकरण बनते हैं। अब द लास्ट इज प्रिडिक्शन। जब हमारे पास तुलनाओं के आधार पर एक अच्छा सिद्धांत बन जाता है तो हम जो है भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, और अध्ययन किए बिना भी हम जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस देश में कैसा जो है रहेगा आगे का भविष्य। ओके, नाउ तुलना के तरीके, मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कि कॉप्स्टीन और लिचबैक 2005 में देते हैं। तो इन्होंने 3 तरीके दिए। हितों का ध्यान रखना, यानी कि फोकस ऑन इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्या क्या है, और फोकस ऑन आइडेंटिटीज़, यानी कि पहचान पर ध्यान देना, और तीसरा है फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाओं पर ध्यान देना। अब द लास्ट इज निष्कर्ष, कंक्लूजन। सो तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया भर की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को देखता है। यह हमें राजनीतिक घटनाओं को समझने, विश्लेषण करने और भविष्य करने में मदद करती है। ऐतिहासिक रूप से इसकी आलोचना की गई थी क्योंकि यह पश्चिमी देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, और इसे ठीक करने के लिए विशेषज्ञों ने महसूस किया कि हमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल और राजनीति पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि केवल एक देश पर। उन्होंने यह भी पाया कि बहुत सामान्य या बहुत विशिष्ट होना एक समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने मध्य स्तरीय सिद्धांत को जो है चुना और केस स्टडीज़ पर ध्यान दिया। केस स्टडीज़ क्या होती हैं, जो कि हम उदाहरणों को देखकर समझते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद तुलनात्मक राजनीति अभी भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें आज राजनीति में क्या हो रहा है, चाहे वह देश के भीतर हो या विश्व में हो, समझने में मदद करती है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक फॉर मोर। ऑल्सो आगे के सेमेस्टर में आपको काफ़ी हेल्प होगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।